हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सावल क्लासेस। कैसे हो आप लोग सभी। मेरा नाम है दीपक कुमार और आज मास्टर कैडर सोशल स्टडी के मिशन के अंदर भारत की राजनीति का तीसरा लेक्चर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। इससे पहले मेरे दो लेक्चर जो है वो कंडक्ट हो चुके हैं और पहले दो लेक्चर्स के अंदर मैंने आप लोगों के साथ एक बड़ा ही यूनिक सा टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले लेक्चर में हमने यूएनओ की इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा और दूसरे लेक्चर के अंदर हम लोगों ने यूएनओ की पांचों जो ऑर्गन्स हैं उनके बारे में पढ़ा। आज मैं यूएनओ की जो एजेंसीज हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। 16 एजेंसीज आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का और आप लोग इसको बढ़िया से कंडक्ट करोगे। फोर्थ लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि भारत का यूनाइटेड नेशन के साथ क्या रोल रहा है, क्या भूमिका रही है। वो हमारा कल का लेक्चर जो है वो रहने वाला है। आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स मैं चाहता हूं कि जिन्होंने अभी तक सावल क्लासेस के फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है वो अभी के अभी मुझे मैसेज करेंगे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप लोग अपना नाम लिखें, फिर मास्टर कैडर लिखें और सब्जेक्ट लिखकर इस नंबर पर मैसेज करें। मैं आप लोगों को फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइन करूंगा। सावल क्लासेस की तरफ से सोशल स्टडी के जो पेड ग्रुप्स हैं वो क्लासरूम कोचिंग और ऑनलाइन कोचिंग के स्टार्ट कर दिए गए हैं, तो आप लोग उसके रिगार्डिंग भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक स्टूडेंट, तीसरा लेक्चर। तो आज के टॉपिक की आप हेडिंग दो यूएनओ एजेंसीज। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? यूएनओ की एजेंसियां। एजेंसियां क्या होती है? ये यूएनओ के ही पार्ट होते हैं जिनको एक स्पेसिफिक काम दिया जाता है कि आपने ये एक काम करना है। उन्हें हम लोग जो है वो एजेंसी के रूप से जानते हैं। तो यूएनओ की 16 एजेंसियां मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। इन सभी एजेंसीज में आपने एजेंसी का नाम, उसका हेडक्वार्टर, उसके हेड प्रेसिडेंट या डायरेक्टर जनरल जो भी होते हैं वो याद करोगे और उसका गठन कब हुआ और कितने देश इसके मेंबर हैं। ये सब बातें आपने इस टॉपिक के अंदर जो है वो ध्यान रखनी है। तो एक एक करके 16 की 16 एजेंसियां मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ऑलमोस्ट 1 घंटे का हमारा ये लेक्चर जो है वो रहने वाला है। तो शुरू करते हैं सबसे पहली एजेंसी के साथ, सबसे फर्स्ट एजेंसी। और ये सारे टॉपिक आपके सिलेबस में दिए हुए हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो पहली एजेंसी का नाम है FAO और सीधा कॉपी पे नोट्स बनाए करो। कच्ची कॉपी पक्की कॉपी वाला काम मत करना, सीधे डायरेक्ट अच्छे अच्छे नोट्स बनाओ। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहली एजेंसी का नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि इसके नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है, इसका काम क्या होगा? पूरी धरती के ऊपर भोजन और खेती बाड़ी का प्रचार करना, विस्तार करना, सुरक्षित करना, यह काम होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। FAO का गठन मतलब इस्टेब्लिश कब हुई? ये 16 अक्टूबर 1945 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो रोम इटली के अंदर है। ठीक है, रोम इटली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इस एजेंसी का हेडक्वार्टर रोम इटली के अंदर है और इस एजेंसी को चलाने वाले जो डायरेक्टर जनरल हैं, DG का मतलब होता है डायरेक्टर जनरल, वो है क्यू डेंग्यू। ठीक है, QUDONGYU। ये उस व्यक्ति का नाम है जो इस एजेंसी का इस वक्त क्या है? मुखिया है। और धरती के 193 के 193 देश जो है वो इस एजेंसी के क्या है? मेंबर है। 193 देश इसके मेंबर है। इस एजेंसी को क्यों बनाया गया? इस एजेंसी का मकसद था पूरी दुनिया में भूख को खत्म करना, डिफीट हंगर। आज भी धरती के काफी बड़ी मात्रा के अंदर लोगों को भोजन नहीं मिलता पर्याप्त मात्रा में, तो डिफीट हंगर करना और पूरी धरती पर फूड सिक्योरिटी लेकर आना। स्टूडेंट्स, मेरी तरफ से आवाज और पिक्चर दोनों बिल्कुल क्लियर है। अगर आपको मेरी ये पिक्चर बिल्कुल साफ दिखाई ना दे रही हो तो आप अपने YouTube के कॉर्नर पे क्लिक करो, स्क्रीन पे 3 बिंदियां बनी आएगी, उन पे क्लिक करना और क्वालिटी को आप 240 या 360 पे कर सकते हो। वहां आपको बिल्कुल साफ दिखाई देंगे फॉन्ट एकदम। ठीक है,
ये होगी जी पहली एजेंसी। एजेंसी के नाम से क्लियर होगा। आपने इन सब में क्या याद रखना है, उसकी फुल फॉर्म, गठन, हेडक्वार्टर, डायरेक्टर जनरल और कितने देश इसके मेंबर हैं और उसका मकसद क्या है। मकसद उसके नाम से क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो आज की 16 एजेंसीज में से ये पहली मैंने आपको लिखवाई। आगे चलते हैं दूसरी एजेंसी की तरफ, ठीक है जी, यहां तक नोट डाउन कर लिया। आगे बढ़े तो दूसरी एजेंसी है आप लोगों के सामने वर्ल्ड बैंक। अब ये तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा वर्ल्ड बैंक के बारे में। ये लेक्चर आपके पास सेव रहेंगे जब तक आपका पेपर नहीं होता। आप लोग इसको दोबारा भी रिपीट कर सकते हो लेक्चर को। तो दूसरी एजेंसी का नाम है WBG। इसका पूरा नाम है वर्ल्ड बैंक ग्रुप, दैट इज कॉल्ड वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है ये दूसरी एजेंसी है। अब जैसे कि इसके नाम से क्लियर हो रहा है वर्ल्ड बैंक, तो ये पूरी धरती का बैंक है। वर्ल्ड बैंक का जो गठन हुआ था वो हुआ था जुलाई 1944 में, और वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है डेविड मालपस। डेविड मालपस जो है वो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है, ठीक है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो जैसे अपनी पुरानी फिल्मों में कहा करते थे ना, मालपास कर बीड़ू, मालपास कर मालपास। तो वर्ल्ड बैंक है ना, ये मालपास करेगा। तो मालपस, डेविड मालपस इसके प्रेसिडेंट है। और इसका हेडक्वार्टर कहां है, वाशिंगटन DC, WAS, वाशिंगटन DC। ये अमेरिका की राजधानी भी है, जैसे भारत की नई दिल्ली है ना, अमेरिका की वाशिंगटन DC है। वाशिंगटन DC के अंदर इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। और वर्ल्ड बैंक का एक मोटो है, वो क्या है, वर्ल्ड बैंक का मकसद है वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड, एक अजिही दुनिया दे लई कम करना। वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री फ्रॉम पॉवर्टी, जेडी गरीबी तो दूर होवे। क्योंकि वर्ल्ड बैंक लोन बांटेगा तो एग्रीकल्चर का प्रचार होगा, इंडस्ट्रीज का विस्तार होगा, लोगों को रोजगार मिलेंगे और गरीबी कम होगी। तो इसका मकसद है वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री फ्रॉम पॉवर्टी। इस मोटिव के साथ वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो है वो की गई है। अब बेसिकली स्टूडेंट, वर्ल्ड बैंक दो हिस्सों में बटा हुआ है। तो आप पेज के सेंटर में लिखना वर्ल्ड बैंक, और ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है, दो हिस्सों में स्प्लिट है। पहला हिस्सा इसका कहलाता है IBRD और दूसरा हिस्सा इसका कहलाता है IDA। सॉरी, इनकी फुल फॉर्म याद रखना। IBRD का मतलब है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। देखो, आप लोग ये मत चिंता करना कि सर इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं और हम लोग मैक्सिमम पंजाबी हिंदी मीडियम के हैं। इसमें कुछ भी इंग्लिश हिंदी वाला नहीं है। और कुछ जो ये शॉर्ट फॉर्म होती है ना, IBRD, IDA, ये इंग्लिश में ही ज्यादा सही समझ लगती है, ठीक है। ये एब्रीवेशंस हैं, इनको आप इसी तरह करोगे तो ज्यादा आसान रहेगा। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और IDA की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन को IDA बोलते हैं और IBRDO को इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कहा जाता है। तो इसके धरती के जो टोटल देश जो मेंबर हैं वो है 193, और इसके जो मेंबर हैं वो है 173 देश मेंबर हैं। तो इनके कितने कितने देश मेंबर हैं, वो इतने इतने हैं। मतलब एक देश इसका मेंबर भी हो सकता है, इसका मेंबर भी हो सकता है। पैसा मिलना चाहिए, बन जाओ मेंबर। अब वर्ल्ड वॉर 2 में जो देश तबाह हुए थे वो लोन लेंगे IBRD से, और जो दुनिया के बहुत ही गरीब देश हैं वो लोन लेंगे IDA से। देखो, मैं जो 16 एजेंसीज आज आपको पढ़ाने लगा हूं ना, इनमें से 10-12 के नाम आपने पक्का जिंदगी में कभी ना कभी सुने हैं। 4-5 ही ऐसी होंगी जो आपको लगेंगी ये कभी सुनी नहीं, बाकी आपने सुनी हुई है मैक्सिमम, इधर उधर GK में, अदर सब्जेक्ट्स में, साइकोलॉजी, पेडागोजी में, टैट के टाइम में,
डेफिनेटली पढ़ी होंगी। चलो, ये थी हमारी दूसरी एजेंसी जो आप लोगों को सबको समझ लग गई वर्ल्ड बैंक की। पहली है IBRD और दूसरी है IDA, ये दोनों पार्ट है, ये दूसरी एजेंसी थी। तो पहले नंबर पे आपने पूरी धरती पे भोजन और एग्रीकल्चर वाली देखी, फिर आपने वर्ल्ड बैंक देखा। अब तीसरे नंबर पे आते हैं थर्ड एजेंसी के ऊपर, जिसका नाम है IMF। ये वर्ल्ड बैंक का ही भाई है, समझो आप। इसका नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को IMF कहा जाता है। देखो, आई का मतलब इंटरनेशनल, इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय है, और मॉनेटरी, मॉनेटरी शब्द कहां से बना है? मॉनेटरी शब्द मनी से बना है, पैसे से बना है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को हम लोग IMF के रूप से जानते हैं। बस इसमें और वर्ल्ड बैंक में फर्क क्या है कि IMF शॉर्ट टर्म लोन देता है। IMF जो है वो शॉर्ट टर्म लोन देता है, बल्कि वर्ल्ड बैंक जो है वो लॉन्ग टर्म लोन देता है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक पैसे देता है कि 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल ऐश करो, बट IMF 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल ऐसे काम करता है, प्लस ये रेटिंग रूटिंग करने का काम भी करता है। तो IMF जो है, IMF तीसरी एजेंसी है वर्ल्ड बैंक की, जिसका गठन हुआ था 27 दिसंबर सन 1945 ईस्वी के अंदर, और इसका हेडक्वार्टर भी कहां है? वाशिंगटन DC के अंदर है। वाशिंगटन DC अमेरिका की राजनीतिक राजधानी है। वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की राजनीतिक राजधानी है। यहां हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। और इसके कितने देश मेंबर हैं? इसके जो देश मेंबर है वो है 189 देश, 189 कंट्रीज इसकी मेंबर है। और IMF की जो ऑफिशियल भाषा है, IMF की जो ऑफिशियल भाषा है वो है इंग्लिश। IMF की जो ऑफिशियल भाषा है वो इंग्लिश है। और इसकी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो इसको चला रही है, वो एक महिला है जिसका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। मेरे को पता है ये सिर्फ ये इनके MDO के नाम थोड़े आपको मुश्किल लगेंगे, बाकी कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसकी MD है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। और IMF की जो प्रमुख सलाहकार है, जिसे चीफ इकोनॉमिस्ट कहा जाता है, जो अर्थव्यवस्था पर सबसे मेन सलाह देती है, वो है गीता गोपीनाथ। हम भारतीयों को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि आज एक भारत की लड़की दुनिया के वर्ल्ड बैंक के बराबर की संस्था की चीफ इकोनॉमिस्ट है। इसका नाम है गीता गोपीनाथ, जो कि IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने तीसरी चाइल्ड एजेंसी पढ़ी UNO की। ठीक है, अब देखो, जितने भी पैसों पूसों वाले ये संगठन है ना, लोन लून देने वाले, जैसे IMF हो गया, शायद आपने IMF ना इतना सुना हो, वर्ल्ड बैंक सुना होगा, तो आज आपको IMF भी एक समझ आ गया। IMF और वर्ल्ड बैंक ये पैसों का काम करते हैं सिर्फ। इन दोनों के हेडक्वार्टर अमेरिका में है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो पैसा देगा हेडक्वार्टर वहीं होएगा। तो अमेरिका इनको सबसे ज्यादा फंडिंग करता है और अमेरिका में इन दोनों के हेडक्वार्टर है। एग्रीकल्चर वाला जो कुछ भी है ना, उनके हेडक्वार्टर रोम इटली के अंदर है। और ये जो समाज सेवा वाले जो काम आगे डिपार्टमेंट, वो आपको स्विट्जरलैंड में दिखेंगे। ठीक है, तो ये एक आपको याद करने के लिए एक ऐसी ट्रिक भी आपके काम आ सकती है। अब हम लोग चौथी चाइल्ड एजेंसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, फोर्थ। और ये आप लोगों ने सबने सुनी हुई है अपनी जिंदगी में, यूनेस्को, UNESCO, यूनेस्को। यूनेस्को आप लोगों ने सबने सुना है। ये भी UNO संयुक्त राष्ट्र संघ का एक पार्ट है, एक भाग है। अब यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसके नाम के आगे लगा हुआ है यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल कोमा साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, अब इसके नाम से क्लियर हो रहा है
कि दुनिया में एजुकेशन का प्रचार करना, वैज्ञानिक सोच का प्रचार करना, कल्चर का प्रचार करना, उसका जो संगठन है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यूनेस्को बोलते हैं। तो यूनेस्को इज यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के रूप से इसको जाना जाता है। यूनेस्को का जो गठन हुआ था दुनिया में वो 4 नवंबर 1946 के अंदर हुआ था। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर है। फ्रांस पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है और इसके जो हेड है, जिन्हें डायरेक्टर जनरल कहा जाता है, उनका नाम क्या है वो लिख लेते हैं हम लोग, AUDREY, एड्रयू एजोले। ये बंदा मुखिया है यूनेस्को का। ये खास करके आप लोग यूनेस्को की बातें याद रखोगे क्योंकि आप टीचर बनने ही जा रहे हो और टीचरों की दुनिया के अंदर यूनेस्को की अच्छी चर्चा रहती है हमेशा। तो इसके डायरेक्टर जनरल का नाम आप लोग याद रखोगे। धरती के सभी देश 193 कंट्रीज इसके क्या है? मेंबर हैं। यूनेस्को के ये सारे देश जो है मेंबर है। और यूनेस्को क्या काम करता है? पूरी दुनिया में एजुकेशन का प्रचार करता है। एजुकेशन, सोशल साइंस, ये जो आपका सब्जेक्ट है इसका पूरा प्रचार करता है। और इसके सिवा कल्चर को प्रमोट करने का काम करता है और दुनिया में कम्युनिकेशन सेटअप करना, संचार सेटअप करना, उसका काम करता है। और एनवायरनमेंट के ऊपर लोगों को जागरूक करना, इसकी एजुकेशन को प्रमोट करना, ये यूनेस्को के मेन काम है। ठीक है, तो ये आपकी 4th एजेंसी थी जिसका नाम है यूनेस्को। उम्मीद करता हूं ये आप लोगों को सबको समझ आ गई। अब 5वें नंबर पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिसेफ। ठीक, चलें जी आगे। नेक्स्ट, सो 5वीं चाइल्ड एजेंसी 5वें नंबर पे है UNICEF, जिसे कहा जाता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। ये इसकी फुल फॉर्म है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं यूनिसेफ। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड क्या है? पूरी दुनिया में कहीं युद्ध लग जाए, स्कूल टूट जाए, घर टूट जाए, सड़कें टूट जाए, वहां के बच्चों की एजुकेशन खराब नहीं होनी चाहिए, कहीं गरीबी की वजह से बच्चे पढ़ाए नहीं जाते, कोई देश के पास पैसा ही नहीं होता कि वो अपने सरकारी स्कूलों में बेंच बनवा लें, ये सब काम कर लें, तो ये फंड जारी करते हैं, रिसोर्स जारी करते हैं, जिससे कि बच्चों की एजुकेशन के अंदर ब्रेक ना लग सके। तो यूनिसेफ जो है इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन 11 दिसंबर सन 1946 ईस्वी के अंदर हुआ था। यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क सिटी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर है। और यूनिसेफ के जो मुखिया हैं इस वक्त, जो हेड हैं, उनका नाम है हेनरिटा H4। ये व्यक्ति कौन है? यूनिसेफ का इस वक्त मुखिया है। और 192 देश यूनिसेफ के क्या है? मेंबर्स हैं। यूनिसेफ के सदस्य हैं, यूनिसेफ के मेंबर्स हैं 192 देश। और इस संस्था को 1965 ईस्वी के अंदर मिला था नोबेल पीस प्राइज, शांति पुरस्कार। इसे सबसे बड़ा सम्मान है, यह दिया गया था। और इसी संस्था को 1989 के अंदर इंदिरा गांधी प्राइज भी दिया गया था लीडरशिप के लिए। इंदिरा गांधी प्राइज भी 1989 में दिया गया था। ये जो संस्था है ये 5वीं संस्था है जिसे हम लोग यूनिसेफ के रूप से जानते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़े नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो हमारा अगला टॉपिक जो 6वीं अंतरराष्ट्रीय संस्था है स्टूडेंट्स, इसे हम लोग बोलते हैं ILO, 6th इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज कॉल्ड ILO। इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है। नाम देखो इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को ILO कहा जाता है। ILO दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन।
अब देखो इसके नाम से क्लियर हो गया ना, इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय है, लेबर मतलब मजदूर संगठन, अंतरराष्ट्रीय मजदूर संगठन। अब ये क्या काम करता है, लेबर वेलफेयर का काम करेगा। अब देखो इसका काम इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है। पहला इसका काम क्या होगा, पूरी दुनिया में जितनी भी लेबर है उसकी भलाई के लिए काम करना, लेबर वेलफेयर के लिए काम करना, लेबर की सिक्योरिटी के लिए काम करना, ठीक है, लेबर की एजुकेशन के लिए काम करना, ठीक है, और इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड सेट करना, इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड को सेट करना, ये सारा काम ये संस्था करती है ILO। और लेबर का मतलब सिर्फ वही लेबर नहीं होती, हम भी लेबर हैं, आप भी लेबर बनने की तैयारी कर रहे हो। हर इंजीनियर, हर डॉक्टर, हर वकील, हर साइंटिस्ट, हर दुकानदार, हर किसान, जो कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है वो लेबर है। और उस लेबर, और सम टाइम क्या होता है, वो लेबर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चली जाती है। जैसे भारत से लोग अमेरिका भी गए हैं, ऑस्ट्रेलिया भी गए हैं, हर जगह गए हैं, उन देशों के लोग भारत में भी आए हैं। तो उन लोगों को एक्सप्लॉइट ना किया जाए, उनका फायदा ना उठाया जाए, उनकी सिक्योरिटी रहनी चाहिए, उनका सोशल सर्कल रहना चाहिए, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन रहनी चाहिए, उन सब का ध्यान रखने वाली जो संस्था है वो ILO है। वैसे आपको पता ही होगा इंटरनेशनल लेबर डे आई थिंक 1 मई को होता है ना, तो ILO जो है वो ये काम करता है। अब ILO जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इस संस्था को इस्टेब्लिश कब किया गया, इसका गठन कब हुआ, 29 अक्टूबर 1919 के अंदर हुआ, 29 अक्टूबर 1919 के अंदर हुआ। और ये जो है इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के एक शहर जिनेवा के अंदर है। जिनेवा स्विट्जरलैंड का एक शहर है जहां ILO का हेडक्वार्टर बना हुआ है। आज धरती के 186 देश इसके मेंबर हैं। यूएनओ, देखो यूएनओ के सदस्य 193 हैं, उन 193 में से 186 है, प्लस एक कुक आइलैंड, ये यूएनओ का मेंबर नहीं है पर इसका मेंबर है, तो टोटल 186 प्लस 187 इसके अंदर हो जाएंगे। और ILO के जो मुखिया हैं, जिन्हें डायरेक्टर जनरल कहा जाता है, उनका नाम है गाय राइडर। गाय राइडर्स जो है वो इस संस्था के डायरेक्टर जनरल है। तो ये हमारी कौन सी संस्था थी, 6वीं संस्था थी, 6वीं चाइल्ड एजेंसी थी जो आप लोगों ने पढ़ी। अब हम लोग 7वीं चाइल्ड एजेंसी को पढ़ने जा रहे हैं। इस तरह से हम लोग टोटल 16 करेंगे, ठीक है। उसके बाद यूएनओ की सारी चाइल्ड एजेंसियां हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। नेक्स्ट 7वीं चाइल्ड एजेंसी, जो 7वीं चाइल्ड एजेंसी है स्टूडेंट्स, उसका नाम है IMO, ठीक है। कोई बात नहीं, 4-5 ही आपने नहीं सुनी हुई, बाकी सब आपने सुनी होगी। इंटरनेशनल मैरीन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मैरीन ऑर्गेनाइजेशन को IMO कहा जाता है। इंटरनेशनल मैरीन ऑर्गेनाइजेशन, इसे हम लोग किस रूप से जानते हैं, IMO। अब IMO क्या होता है, इंटरनेशनल मैरीन। मैरीन बेसिकली ये जो शब्द है ना मैरीन, ये किससे रिलेटेड है, ये समुंदर से रिलेटेड है। जब समुद्रों के थ्रू बिजनेस होता है उसे हम लोग मैरीन बोलते हैं, कि भारत से कुछ वो किश्तियां निकली, दुनिया भर में बिजनेस करती है, तो पूरी दुनिया के समुद्र में हलचल रहती है। तो हम लोग एक कॉमन कानून बनाए जिससे किसी को प्रॉब्लम ना आए। तो आप कह सकते हो कि सिंपल सी बात है, ये रेगुलेट करती है, संचालन करती है, किसका, शिपिंग का। किसका, शिपिंग का, SHIPPING, शिपिंग को रेगुलेट करती है। पूरी दुनिया में जो शिपिंग है, इधर उधर जो शिप जहाज तुरे फिर रहे हैं, उन सबको रेगुलेट करने का काम करती है। धरती के 174 देश जो हैं वो IMO के मेंबर हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां है, लंदन, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड की राजधानी लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। और इंग्लैंड आपको पता ही है, इंग्लैंड कह दो, इसको UK कह दो, इसको ब्रिटेन कह दो, इसको ब्रिटिश कह दो, कोई फर्क नहीं है, इनका मतलब यही है। और इसके चारों पासे समुद्र लगता है, तो समुद्रों को बेटर मैनेज कैसे किया जाए वो इंग्लैंड को दे दिया गया है हेडक्वार्टर की। चलो आप बना लो, हेडक्वार्टर इसका लंदन यूनाइटेड किंगडम के अंदर है। और IMO का जो गठन हुआ था वो हुआ था 17 मार्च सन
1948 ईस्वी के अंदर, और इसके मुखिया को सेक्रेटरी जनरल कहा जाता है, जो है कौन? किटाक लिम, ये नाम है उसका। ठीक है, ये उसका कौन है? सेक्रेटरी जनरल है। तो ये था आपकी 7वीं एजेंसी। ठीक है, उम्मीद करता हूं पूरी दुनिया के समुद्रों का संचालन करने वाली संस्था, एक कॉमन रूल बनाने वाली संस्था को हम लोग आईएमओ के रूप से जानते हैं। 8वें नंबर के ऊपर आते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। 8वीं एजेंसी का नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये तो आप लोगों ने सुना ही है, कहीं ना कहीं तो पक्का सुना है, खबरों में तो आजकल रोज ही रहता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व सेहत संगठन या स्वास्थ्य संगठन, इसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। आजकल आपको पता है ना, कोरोना वायरस का प्रकोप फैला हुआ है। कोरोना वायरस, उसका नाम वैसे नया नाम रखा गया है एन कोरोना। एन मतलब नोवल कोरोना। कौन से देश से शुरू हुआ है? चाइना से शुरू हुआ है। चाइना के किस जगह से? वुहान शहर से। तो बेसिकली ये पूरी दुनिया के सेहत का ध्यान रखने वाली संस्था है WHO। और WHO ने आज से कई साल पहले ही बता दिया था कि अगला वायरस जो धरती पे आएगा ना, वो या तो भारत में पैदा होगा या चाइना में पैदा होगा। तो इसका छोटा सा कारण हमें पता ही है कि सबसे ज्यादा भीड़ कहां है? या तो भारत में है या कहां है? चाइना के अंदर है। और अनहाइजेनिक फिजिकल कंडीशन भी सबसे ज्यादा कहां है? या तो भारत में है या चाइना में है। इंसान और जानवरों के बीच में जो कांटेक्ट है वो भी इस जगह आपको ज्यादा देखने को मिलता है। तो चाइना से निकल चुका है ये वायरस और WHO उसको मॉनिटर कर रहा है। तो WHO का काम है पूरे दुनिया की सेहत को देखना, ठीक है, उसके मापदंड तैयार करना। उसका गठन जो है WHO का, वो 7 अप्रैल सन 1948 ईस्वी के अंदर हुआ। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ही एक शहर जिनेवा के अंदर है। तो लिख लो जिनेवा। जिनेवा जो है वो एक स्विट्जरलैंड का शहर है जहां इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है। और इसके डायरेक्टर जनरल का नाम है टेड्रोस एडहोम। टेड्रोस एडहोम जो है वो इसके डायरेक्टर जनरल का नाम है। और धरती के 194 देश इसके मेंबर हैं। मतलब यूएनओ के तो 193 है ही, प्लस कुक आइलैंड जो उसका पार्ट नहीं है वो भी इसका क्या है? मेंबर है। तो ये है 8वीं चाइल्ड एजेंसी स्टूडेंट, जिसका नाम आप लोगों ने लिखा WHO। ठीक है, उम्मीद करता हूं सबको समझ लगी होगी। नेक्स्ट 9वें नंबर के ऊपर जो हमारी चाइल्ड एजेंसी आती है उसका नाम है IFAD। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। लिखो, इसे हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को IFAD के रूप से जाना जाता है। अब इस संस्था के नाम से क्लियर हो रहा है, यह संस्था क्या करेगी? पैसा जनरेट करेगी, पैसा देगी, फंड्स देगी। किसको? उन देशों को जिनको एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट करने में पैसों की समस्या आ रही है उनको। ठीक है, खेती बाड़ी का प्रचार करना, गरीबी को दूर करना, ये इसका काम है। और मैंने आपको बताया था कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई संस्था आ जाए तो उसका हेडक्वार्टर रोम इटली के अंदर होगा। ठीक है, पहले फूड एंड एग्रीकल्चर वाले का भी यही था और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट वाले का भी यही है। और इसका जो गठन है वो कब हुआ था? 15 दिसंबर सन 1977 ईस्वी के अंदर हुआ था। और इस संस्था के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है गिलबर्ट होंगबू। ठीक है, और इसके मेंबर कितने हैं? इस संस्था के मेंबर हैं 177 देश। 177 देश जो है वो धरती के इस संस्था के मेंबर बने हुए हैं। ठीक है जी, ये थी 9वीं चाइल्ड एजेंसी जिसके बारे में आप लोगों ने लिखा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे 10वीं चाइल्ड एजेंसी की तरफ, जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इसके बाद 6 और रहेगी बस। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। अब आप देखो स्टूडेंट्स, अगर भारत के व्यक्ति ने भारत में कहीं फोन करना हो तो हमारे देश में ऐसी काफी मोबाइल कंपनियां हैं
जो भारत में नेटवर्क को स्टैब्लिश करती है। पर अगर भारत ने कहीं दुनिया में किसी और देश में फोन करना हो, मान लो हमने अमेरिका के अंदर फोन करना है या इंग्लैंड में फोन करना है, तो हमें पूरे धरती का नेटवर्क आपस में जोड़ना पड़ेगा ना। ये एक ऐसी संस्था है ITU जो किस चीज को रेगुलेट करेगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को और कम्युनिकेशन को। पूरी धरती पर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन को आज टेक्नोलॉजी के रूप से रेगुलेट किया जाता है, और कम्युनिकेशन का मतलब है संचार, पूरे धरती का इंटरनेट, पूरे धरती का ब्रॉडबैंड, पूरे धरती का सोशल नेटवर्क, पूरे धरती का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और IT इनेबल्ड सर्विसेज, इन सब के कॉमन रूल रेगुलेशन बनाना, ताकि अलग अलग देशों में इन चीज को लेके आपस में उनके सींग ना भिड़ जाए। इसीलिए ITU जो है वो इन सब के ऊपर काम करता है। सो ITU का बेसिकली जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, वो 17 मई 1865 ईस्वी में ही हो गया था। पुरानी संस्था है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा के अंदर है, और जिनेवा कहाँ है, वो स्विट्जरलैंड के अंदर है। ठीक है। इसके जो प्रेसिडेंट हैं, जिसे डायरेक्टर जनरल कहा जाता है, उनका नाम है होलिन झाओ। होलिन झाओ इसके प्रेसिडेंट है, और धरती के सभी 193 देश जो है वो इस संस्था के क्या है, वो इस संस्था के मेंबर हैं। ठीक है जी। तो ये थी 10वीं संस्था जो आप लोगों ने इसके अंदर पढ़ी। ठीक है, 6 और रहेगी, उसके बाद ये फिनिश हो जाएगा टॉपिक हमारा आज का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो 11वां अंतरराष्ट्रीय संगठन, चलें जी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो 11वां अंतरराष्ट्रीय संगठन लिखते हैं। सो जो 11वां अंतरराष्ट्रीय संगठन है स्टूडेंट, उसको मैं किस रूप से जानता हूं, उसे मैं जानता हूं ICAO के रूप से। ICAO, जिसे इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन को, अब देखो सिविल एविएशन क्या होता है, हवाई जहाज। पूरी धरती पर हवाई जहाज उड़ते फिर रहे हैं, एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं, तो इनका कोई रूल तो बनाना पड़ेगा ना, हमें रूल रेगुलेशन बनाना पड़ेगा कि भाई हमारे हवाई जहाज आपके आ जाएंगे, आपके हवाई जहाज हमारे आ जाएंगे, कुछ पैसा इस तरह से बांट लेंगे, पूरी धरती को आपस में जोड़ लेते हैं। पूरी दुनिया के सिविल एविएशन की एजेंसियों को और सरकारों को जोड़ने का काम ये संस्था करेगी, रूल रेगुलेशन बनाएगी। तो 4 अप्रैल सन 1947 ईस्वी में इस संस्था का गठन हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में है। कहां है, कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल। सो कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, और इसके जो सेक्रेटरी जनरल है वो फेंग ल्यू है। फेंग ल्यू इसके क्या है, सेक्रेटरी जनरल है। 193 के 193 देश इस संस्था के क्या है, मेंबर हैं। और इसका काम क्या होगा, इंटरनेशनल एयर को नेविगेशन करना, एयर ट्रांसपोर्ट को मैनेज करना, उसके रूल रेगुलेशन एस्टेब्लिश करना, ये सब काम होंगे ICAO के। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हमारे 12वें अंतरराष्ट्रीय संगठन के ऊपर, जिसका नाम है UNIDO। तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को UNIDO के रूप से जाना जाता है। अब ये संस्था जो है ये क्या क्या काम करती है, पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का काम करेगी। 4th जनरेशन आ चुकी है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, 4.0 जिसे कहा जाता है। पूरी धरती पर इंडस्ट्रीज का प्रचार करना, MSME छोटे लघु सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देना, ताकि रोजगार को बढ़ावा दिया जा सके, विकास को बढ़ावा दिया जा सके, पूरी धरती पर इसका प्रचार करने का काम यह संस्था करती है। जो कि 17 नवंबर सन 1966 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के अंदर है।
ठीक है। और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं स्टूडेंट्स, उनका नाम है ली योंग। 170 देश इस संस्था के क्या हैं, मेंबर हैं। कितने कंट्रीज, 170 कंट्रीज। लगे रहो, 4 संस्थाएं हो रहेगी बस लास्ट, उसके बाद सारी चाइल्ड एजेंसियां कंप्लीट हो जाएंगी यूएन की। नेक्स्ट 13वीं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम है यूपीयू। इसका नाम क्या है जी, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। अब इसके नाम से क्लियर हो रहा है आपको कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन क्या काम करेगी। अब देखो ना, यूनिवर्सल मतलब पूरे विश्व में, पोस्टल मतलब पोस्ट, आपको पता है ना, जैसे कोई चिट्ठी भेज दी, कोरियर भेज दिया। अब भारत में रहने वाली बहुत सी बहनें अपनी भाई को अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में राखी भेज देती हैं और वो राखी उनको वहां पहुंच जाती है 18,000 किलोमीटर दूर। तो वो कैसे संभव हुआ, क्योंकि पूरे धरती का नेटवर्क हमने जोड़ रखा है, पोस्टल यूनियन की वजह से जुड़ा हुआ है। यूपीयू जो है, इसका गठन 14/7 सन 1967 ईस्वी के अंदर हुआ। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा, वर्ल्ड फेमस शहर जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो है फ्रैंकिस गुरी। और 192 कंट्रीज इसके मेंबर हैं, 192 देश इसके क्या है, मेंबर हैं। ठीक है, तो इसे आप लोगों ने याद रखना है। ओहो ओहो ओहो, हाँ ठीक 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 ठीक, छोटी सी मैंने इसमें एक गलती कर दी, सॉरी। इसका हेडक्वार्टर यहां लिखो ऐसे, इसका जो हेडक्वार्टर है वो बर्न स्विट्जरलैंड में है, बर्न स्विट्जरलैंड के अंदर है। और एक्चुअली मैं देख कहीं और रहा था, लिखवा को छोड़ दिया। इसका गठन जो है वो हुआ था यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का 9 अक्टूबर 1874 में, ये सही कर लो प्लीज, 1874 ईस्वी के अंदर। 192 देश इसके मेंबर हैं और इसका डायरेक्टर जनरल भी और है, इसका नाम है डायरेक्टर जनरल का बिशर हुसैन। ठीक है जी, अब बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट 14th इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है वाइपो, WIPO। लिखना शुरू करते हैं। सो 14th इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है WIPO, इसे कहा जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब क्या मतलब होता है इंटेलेक्चुअल? इंटेलेक्चुअल होता है बौद्धिक, जो किसी ने अपने दिमाग से बनाया हो। मान लो किसी बंदे ने अपने दिमाग से कोई चीज बना दी। अब जैसे थॉमस एडिसन थे, उन्होंने बल्ब बनाया, तो बल्ब बना बना के उन्होंने उसकी फैक्ट्री लगाई और उसको पूरी दुनिया में बेचा। अब कोई बंदा उसकी कॉपी करके और वो बेचने लग जाए और रेट उससे थोड़ा सस्ता रख दे, तो थॉमस एडिसन को तो नुकसान हो गया ना। इस तरह से दुनिया में किसी एक बंदे की इन्वेंशन कोई दूसरा चोरी ना कर ले, उसका ध्यान वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रखा जाता है। इस संस्था का गठन 9 अक्टूबर सन 18, हाँ, इस संस्था का जो गठन है वो हुआ था 14 जुलाई 1967 ईस्वी के अंदर। और इस संस्था का हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसके डायरेक्टर जनरल जो हैं, जो हेड होते हैं, वो है फ्रैंकिस गुरी। और धरती के 192 देश इस संस्था के क्या है, मेंबर हैं। ठीक है जी, लास्ट 2 चाइल्ड एजेंसीज, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है जी वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, 15वें नंबर पे WTO। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। हमने पूरी धरती पर टूरिज्म का प्रचार करना है। टूरिज्म का मतलब भारत के लोग घूमने के लिए दुनिया में जाए, दुनिया के लोग घूमने के लिए भारत आए, इस तरह से, क्योंकि ये एक बड़ी इंडस्ट्री है।
इससे खूब पैसा जनरेट होता है, खूब रोजगार मिलते हैं। तो पूरी दुनिया को टूरिज्म सेक्टर में जोड़ने के लिए हमने WTO की स्थापना की हुई है, जिसे वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। 1 नवंबर सन 1974 ईस्वी के अंदर इस संस्था का क्या हुआ था, गठन हुआ था। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां है, वो मैड्रिड स्पेन के अंदर है। और इस संस्था के 158 कंट्रीज क्या है, वो मेंबर हैं। और इस संस्था के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनका नाम है जुरब पोलिकशविल। जुराब पहन लो और जूते पॉलिश कर लो और टूर पे निकल जाओ। ये है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिक बन जाती है ना, जैसे कल को अगर ये ऑप्शन आ जाए तो दिमाग चल जाता है कि हाँ यही होएगा। तो ये है इसके कौन, सेक्रेटरी जनरल, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। 158 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। मैड्रिड स्पेन वैसे ही दुनिया के अंदर वर्ल्ड फेमस है टूरिज्म के लिए। 1974 के अंदर इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई। लास्ट ऑर्गेनाइजेशन, लास्ट चाइल्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन, जिसका नाम है WMO। So 16th and last, WMO is a world meteorological organization कहा जाता है। क्या होता है स्टूडेंट मेटीरियोलॉजिकल? अभी जैसे भारत की संस्था है IMD, इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मौसम की भविष्यवाणी करना। अब जैसे भारत की संस्था भारत की भविष्यवाणी करती है, बारिश कब होगी, तूफान कब आएगा, ये कब होगा, वो कब होगा, बादल कब छाएंगे, सूरज कब निकलेगा। उसी प्रकार पूरे वर्ल्ड की जो संस्था है जो मौसम को लेकर भविष्यवाणियां करती है, या पूरे दुनिया के उसने मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट अपने साथ जोड़ रखे हैं, वो है WMO। WMO बेसिकली एक इंटर गवर्नमेंटल, क्या होता है इंटर गवर्नमेंटल, जहां अलग अलग सरकारें आपस में जुड़ी हो। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग देशों की सरकारें आपस में जुड़ी हुई है। धरती के 193 देश इस संस्था के कौन है, मेंबर है। ये संस्था 23 मार्च सन 1950 ईस्वी के अंदर इस संस्था का गठन हुआ था। इस संस्था का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। और इस संस्था के जो प्रेसिडेंट हैं उन प्रेसिडेंट का नाम है GERHARD गेरहर्ड एड्रियन। ये इस संस्था के कौन है, प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, सो बिल्कुल आप लोगों ने बहुत इफेक्टिवली इस टॉपिक को कंप्लीट किया। ये आपका तीसरा लेक्चर था। यूनाइटेड नेशन की चाइल्ड एजेंसीज के बारे में आप लोगों ने सबने पढ़ा, कॉपी में अच्छे नोट बनाए। कल जब हम लोग मिलेंगे तो भारत का UN में क्या रोल है उसे हम लोग पढ़ेंगे। उससे रिलेटेड जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है वही मैं प्रिपेयर करके लेके आऊंगा। आज के लेक्चर को खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, वीडियो को लाइक करके अपने दूसरे दोस्तों के साथ अपने जरूर शेयर करें, क्योंकि ये आप लोगों के लिए डेमो क्लासेस चल रही हैं अभी कि पेड ग्रुप को हम लोग किस तरह से प्रोसीड करते हैं। जिस तरह से मैं आपको ये UNO पढ़ा रहा हूं, पूरा भारत की राजनीति का सिलेबस एक एक टॉपिक मैं इसी तरह से कवर अप करूंगा। आपके सिलेबस के टॉपिक तो करेंगे ही करेंगे, उससे कई गुना ज्यादा टॉपिक हम लोग इसमें राजनीति के और पढ़ेंगे अच्छे से। सावल क्लासेस की तरफ से सोशल स्टडी की कोचिंग जो है वो स्टार्ट कर दी गई है। अपने इंस्टीट्यूट का नाम है सावल क्लासेस। अगर आप अबोहर आके पढ़ना चाहो तो मोस्ट वेलकम, आप इसके लिए क्लासरूम कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। मैं खुद आप लोगों को इंडियन पॉलिटिक्स यहाँ टीच करूंगा और मेरे साथ हिस्ट्री के स्टाफ अलग होंगे। अगर आप अबोहर नहीं आ सकते तो इसी प्रकार पूरा सिलेबस आप घर बैठे ऑनलाइन भी कवर अप कर सकते हो। तो क्लासरूम में भी आपकी 2 घंटे आपकी एवरेज क्लास होती है और ऑनलाइन भी आपकी डेली एवरेज 2 घंटे की क्लास ही होती है। सो आप अगर इंडियन पॉलिटिक्स के साथ कोई भी सब्जेक्ट ले लो, चाहे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, कोई भी है, तो इस तरह से एनी 2 सब्जेक्ट्स की कोचिंग आप ऑनलाइन भी ले सकते हो।
क्लासरूम कोचिंग की फीस अपनी 8,000 रुपीज कंप्लीट कोचिंग की है और ऑनलाइन की फीस जो है स्टूडेंट्स वो 7,000 है। तो अभी तक अगर आप लोगों ने कोर्स में एनरोल नहीं किया है तो ये वीडियो देखने के बाद मेरे को इस नंबर पे आप लोग कॉल करना। मेरा नाम है दीपक सर, सावल क्लासेस अबोहर से। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9569366100। ये डेमो क्लासेस हैं अभी जो आप लोग देख रहे हो। इसके कुछ दिन के बाद ये क्लासेस सब प्राइवेट होंगी और YouTube के ऊपर अभी मेरे से कुछ स्टूडेंट ने पूछा कि सर पेड ग्रुप और ओपन क्लासेस में फर्क क्या है। तो ये जो आप देख रहे हो ये पेड ग्रुप की क्लासेस हैं और ओपन क्लासेस में मैं सिर्फ MCQ कराऊंगा आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए बस। तो जो स्टूडेंट अपना पेड ग्रुप ज्वाइन करेंगे वो उधर तो पूरा सिलेबस खत्म करेंगे ऐसे थ्योरी में और ओपन के अंदर वो MCQ करला करेंगे ताकि उनकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए। और जो बच्चे बैच ज्वाइन नहीं करेंगे उनको यूट्यूब पे सिर्फ क्या दिखाई देंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही अपने दिखाई देंगे। तो इसीलिए आप लोग इस ग्रुप को ज्वाइन करो। ऑलरेडी इस ग्रुप की फीस मैंने बहुत कम रखी है जो आप लोगों के लिए मतलब कन्वीनियंट रहेगी, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपका कोई डाउट हो नीचे इस वीडियो के कमेंट करो, एज सुन एज पॉसिबल हम लोग मिलेंगे। बाकी पूरी जानकारी के लिए आप इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये ऊपर वाला नंबर मेरा है, नीचे वाला नंबर साहिल सर का है। तो विश यू गुड लक स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय, टेक केयर।